इंड एएस मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर मैं पूरी एक सीरीज़ जो है वो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपके इंड एएस 1 से लेके या इंड एएस 101 से लेके जो भी हमारे 39 या 40 इंड एएस हैं, सबके ऊपर मैं बारी बारी से जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। और उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है इंड एएस के नाम से। तो सारी ही वीडियो जो है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये किसके लिए यूज़फुल रहने वाली हैं? अगर आप एक वर्किंग हैं, जॉब में हैं, अकाउंट्स जॉब में आप काम करते हैं, आपका जो रोल है वो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, एनालिसिस करते हैं आप फाइनेंशियल्स का, फाइनेंशियल्स बनाते हैं जैसे बैलेंस शीट और P&L, तो वहाँ पर आपको ये वीडियोस बहुत ही काम में रहने वाले हैं। क्योंकि क्या है, इसके अलावा क्या होता है, आप कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर CA कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं एक पूरी सीरीज़ जो है वो जो है दोस्तों बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको जो इंड एएस है उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर दूंगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, इंड एएस की मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हमें लगी, और उसके बाद ये जो इंड एएस है इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस पर्सन के ऊपर होती है, मीन्स किसके लिए ये मस्ट हो जाता है कि उसको इंड एएस जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहें। अगर आप इंड एएस को सीखना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसकी जो सीरीज़ है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां मैं टाइम टू टाइम वीडियोस को जो है अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बनते हैं और इंड एएस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, शुरू में जो हम बात करेंगे वो बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता चलूँ तो जैसा कि आप जानते हैं करंटली हम जो यूज़ करते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एएस। इसी तरीके से अभी हम जो एएस को मॉडिफाई कर रहे हैं या आप बोल सकते हैं अपग्रेड कर रहे हैं, तो एएस को अपग्रेड करने के बाद अब जो हम लेके आए हैं, या आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट लेके आई है, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो लेके आया है, वो लेके आया है इंड एएस, जिसका जो पूरा नाम है वो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया के अंदर अभी पैरेलली ये दोनों ही जो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंड एएस आ गए हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो स्क्रैप हो गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पैरेलली चल रहा है। तो कुछ पर्सन्स के ऊपर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाता है और कुछ पर्सन्स के ऊपर जो है इंड एएस एप्लीकेबल हो जाता है। इंड एएस जनरली एप्लीकेबल होता है ऐसी कंपनीज़ के ऊपर जिनका नेटवर्क जो है एक लिमिट क्रॉस कर जाता है। तो बहुत सारे पर्सन्स आज भी अपनी जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो। तो कंपनीज़ के केस में जनरली क्या होता है, इंड एएस एप्लीकेबल हो जाता है, वो भी हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। इसी तरीके से जब मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी दो तरीके के स्टैंडर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक तो IAS, जिसको आप बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये भी काफ़ी पुराने, जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ होते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसी तरीके से IAS मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो है काफ़ी टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। बट वहाँ पर भी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको लगता है कि अगर उनको लगता है कोई IAS जो है उसको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उसके अंदर अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है उसको मीट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी क्या किया गया है, इस जो IAS उनका करंटली चल रहा है, उनको लगता है अगर कोई पर्टिकुलर IAS जो काम का नहीं रहा अभी, उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो वो उस पर्टिकुलर IAS को स्क्रैप कर देते हैं और उसकी जगह जो ले आते हैं वो IFRS ले आते हैं। तो IFRS का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये दो चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड AS मीन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सेम आप बोल सकते हैं उसी कंसेप्ट पे है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर IAS मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये दो जो है यूज़ किए जाते हैं। तो आगे डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनकी नंबरिंग कैसे की गई है और उसका जो है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई इंडियन गवर्नमेंट को कि इसको जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें जो है एप्लीकेबल कर देने चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको जो है बताऊंगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर करवा रहा हूँ। तो देखिए, जो इंडियन AS थे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो वॉलंटरी एप्लीकेबल हो गए थे 1 अप्रैल 2015 से, मीन्स अप्रैल 2015 से आप अगर चाहें तो वॉलंटरी जो है इनको यूज़ कर सकते थे अपने फाइनेंशियल बनाते हुए। बट उसके बाद फेज़ 1 में क्या हुआ, जो भी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी थी उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया 1 अप्रैल 2016 से, मीन्स
फाइनेंशियल ईयर 2016-17, ये आपका हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 2015-16। अगर आपकी नेटवर्थ एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, वो लिमिट क्या रहने वाली है आगे मैं आपको बताऊंगा, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आपको जो है इंड एएस एप्लीकेबल करने हैं अपने फाइनेंशियल को बनाने के लिए। इसी तरीके से फेज़ 2 में क्या किया गया, जितने भी लिस्टेड कंपनी थी उनको तो कंपलसरी कर दिया गया, बट जो एक अनलिस्टेड कंपनीज थी उन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए दोबारा से एक नेटवर्क जो है डिसाइड की गई और बताया गया कि 1 अप्रैल 2017 से मींस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से आपके लिए इंड एएस को एप्लीकेबल करना मस्ट हो जाएगा। मींस आपको जो अपने फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे वो इंड एएस के अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इंड एएस का कंसेप्ट जो है इंडिया के अंदर क्यों लेके आया गया। अब मैं इसका आपको एक रीज़न बताता हूँ, इसका मैं आपको थोड़ा रीज़न आगे बताऊंगा कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों महसूस हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो इंडिया के अंदर इंड एएस है वो 39 इंड एएस हैं और उनकी जो नंबरिंग है वो आप देख सकते हैं। ये दोनों ही नंबरिंग मैंने देखिए अलग अलग कर रखी है, इंड एएस 1 से लेके इंड एएस 41, इसी तरीके से इंड एएस 101 और इंड एएस 116। तो आपको भी जब ये सीरीज़ आप देखते होंगे तो ज़रूर आपको भी ये कन्फ्यूज़न होता होगा, क्या हमारे पास इंड एएस 116 तक हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। जो हमारे इंड एएस हैं वो 39 हैं। बट ये जो सीरीज़ है ये ऐसी सीरीज़ क्यों दे रखी है कि इंड एएस 1 से शुरू होकर ये इंड एएस 116 तक जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यही लॉजिक बताने के लिए मैं आपको ये बताना ज़रूरी था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आईएएस और आईएफआरएस का कंसेप्ट चलता है वो क्या है और इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट चलता है वो क्या है। तो ये आपको बताना इसीलिए ज़रूरी था। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो इंडिया के अंदर नंबरिंग की गई है इंड एएस की वो किस तरीके से की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, आईएएस पहले चला करते थे, जो जैसे आईएएस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंड एएस 1 तो नज़र आ जाएगा, इंड एएस 2 भी नज़र आ जाएगा, बट 3, 4, 5, 6 ये 4 इंड एएस यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। बट यहाँ पे आपको इंड एएस 101, 102, 103 और 104 नज़र आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंड एएस 2 के बाद सीधा इंड एएस 7 पे जो है वो जंप कर गए हैं, बीच में ये 4 आपको इंड एएस नज़र नहीं आएंगे। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आईएएस जो था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे, अब जैसे इंड एएस 1 और 2 तो अभी भी है, बट 3, 4, 5, 6 आपको यहाँ नज़र नहीं आएंगे। तो उसका रीज़न क्या है, तो जैसे क्या होगा, उनको लगा होगा जब उन्होंने इंड एएस 3 को रिव्यू किया होगा तो उनको ये लगा होगा कि जो इंड एएस 3 है अभी जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसको मीट नहीं कर रहा है, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए। तब उन्होंने जब इसको मॉडिफिकेशन किया तो उन्होंने इसको इंड एएस 3 ही नाम नहीं रखा, सॉरी आईएएस 3 ही नाम इसका नहीं रखा, इसका नाम उसका चेंज कर दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी आईएएस हम स्क्रैप कर देंगे, जैसे उन्होंने 3 को स्क्रैप किया तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, आईएफआरएस 1 लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको आईएफआरएस 1 का नाम दे दिया। जैसे इंडिया के अंदर जो भी एएस होता है उसकी जगह वो देखिए इंड एएस जो है वो ले आते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि जो एएस आने के बाद, इंड एएस आने के बाद ये एएस ख़त्म हो जाता है। इंडिया के अंदर तो दोनों ही ये पैरेलली चल रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज़ को जो है एएस अप्लाई करना होता है और कुछ कंपनीज़ को इंड एएस एप्लीकेबल करना होता है। बट यहाँ पर क्या है, वो जो आईएएस उनको लगता है कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको स्क्रैप कर देते हैं और उसकी जगह आईएफआरएस ले आते हैं। इसी तरीके से उन्होंने आईएएस 4 को जो है स्क्रैप कर दिया, इसके अंदर भी कुछ अपग्रेड कर दिया, और जब इसको स्क्रैप किया तो इसका जो नाम कर दिया वो आईएफआरएस 2 कर दिया। इसी तरीके से अगर 5 को स्क्रैप किया तो इसका नाम जो है वो आईएफआरएस 3 कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, जो आईएएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जहाँ पर वो स्क्रैप हो जाता है तो उसको एक नई नंबरिंग दे दी जाती है जो कि आईएफआरएस 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो है वो शुरू हो जाती है। बट अब जब इंडिया ने इंड एएस जो है इम्प्लीमेंट किया तो इंडिया ने क्या बोला, इंडियन ने ये बोला कि जो हमारा आईएएस 1 होगा, आईएएस 2 होगा, उसकी सीरीज़ तो हम सेम रखेंगे, हम भी उसकी इंड एएस 1 और इंड एएस 2 ही रखेंगे। बट जो आईएफआरएस 1 होगा हम उसको आईएफआरएस इंड एएस 1 ना बोलकर, क्योंकि अगर उसको भी इंड एएस 1 बोल देंगे तो फिर हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इंड एएस 1 तो ऑलरेडी हम नंबरिंग दे चुके हैं। तो इसलिए जो आईएफआरएस की जो भी सीरीज़ वाले इंड एएस वो उठाएंगे तो उसको वो क्या करेंगे, इंड एएस 101 से शुरू करेंगे। इसी तरीके से अगर आईएफआरएस 2 वो उठाएंगे तो उसको वो इंड एएस 102 से शुरू करेंगे। तो जहाँ पर वो आईएफआरएस यूज़ उन्होंने किया होगा तो वहाँ पर वो 100 की सीरीज़ उसको शुरू करेंगे। इसी तरीके से आईएफआरएस 3 को उन्होंने यूज़ किया होगा तो उसको इंड एएस 103 बोल दिया। तो जो आईएएस 1-2 है उसको तो उन्होंने इंड एएस 1-2 ही बोला, बट जो आईएफआरएस 1-2-3 है उन्होंने उसको
इंड AS 101, 102 और 103 बोल दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको जरूर क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ की कि इंड AS और AS के साथ साथ आपको IAS मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS इन दोनों को भी जानना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इनकी सीरीज़ के बेस पे ही जो है इस इंड AS की सीरीज़ जो है वो तैयार की गई है। तो जहाँ पे IFRS होगा 1, 2, 3, 4 वहाँ पर बोल दिया जाएगा इंड AS 101, 102, 103, 104। बट जहाँ पर IAS होगा मीन्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2 होगा वहाँ पर बोल दिया जाएगा इंड AS 1, 2। इसीलिए आपको जो है यहाँ पर गैप नज़र आता है। तो ये तो मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि ये जो सीरीज़ है इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सीरीज़ जो है ऐसे उल्टी सीधी कैसे है कि इंड AS 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद फिर 3, 4, 5, 6 है ही नहीं बीच में, उसके बाद इंड AS 101, 102 शुरू हो गया। तो इसका जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जो इंड AS 1 है वो IAS 1 के बराबर है। इसी तरीके से इंड AS 2 IAS 2 के बराबर है। इसी तरीके से आप लास्ट में आएंगे, देखिए इंड AS 41 IAS 41 के बराबर है। मीन्स IAS 41 जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसकी सीरीज जो है हमने इंड AS में सेम ही रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए आप, जब हम इंड AS 101 बोलते हैं तो इसका मतलब ये जो है इक्विवेलेंट है IFRS 1 के। इसी तरीके से अगर हम इंड AS 116 बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये IFRS 16 के इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको ये जो सीरीज़ का कंसेप्ट है वो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने एक छोटा सा नोट भी आपको यहाँ दिया है। तो देखिए अब इंडिया ने क्या किया, अपने खुद के स्टैंडर्ड जो डेवलप किए, बट उन्होंने क्या किया, जो पूरे IFRS थे सेम टू सेम उनको कॉपी नहीं किया, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज ज़रूर रखा। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था इंडिया की इकोनॉमी क्या था। अब आप मान के चलें जो IFRS इन्होंने कॉपी किए हैं वो 95% तक जो है IFRS सेम रखे हैं, बट 5% का उन्होंने जो है उसके अंदर गैप रखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो चैलेंजेस हैं वो इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेस रहते ही हैं। वो 100% IFRS पे जो है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से नहीं जा सकते थे। तो इसलिए आप देखिए, आप बोल सकते हैं जो इंड AS है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो IFRS कन्वर्स्ड हैं। IFRS कन्वर्स का मतलब है वो बेस्ड ऑन IFRS हैं। मीन्स वो IFRS के ऊपर बेस्ड जरूर है वो, बट कंप्लीटली IFRS नहीं है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए वही मैंने यहाँ पर भी बताया है। कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब है नॉट अडप्टेड IFRS सेम टू सेम। मीन्स हमने सेम टू सेम 100% जो है IFRS को अडप्ट नहीं किया है, हमने जो उसमें से करीब करीब 90 to 95% जो है कंसेप्ट ले लिया है। 100% हमने IFRS को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि चेंज द करंट AS एज पर इंडियन इकोनॉमी इन लाइन विद IFRS, क्योंकि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को भी देख के चलना है। हमारी इंडियन जो इकोनॉमी है और जो डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी है उसमें जो है काफ़ी फ़र्क रहता है। तो हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से चेंज करना था, तो इसलिए हमने 100% IFRS को कॉपी नहीं किया, हमने जो है 90 to 95% उसको ले लिया और बाकी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से ही रखा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दोस्तों आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि इंड AS क्या है, उसकी नंबरिंग कैसे की गई है। और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंड AS की ज़रूरत इंडिया के अंदर क्यों पड़ी। तो देखिए पूरी मैंने यहाँ पे आपको पूरी कहानी बताई हुई है कि इंड AS की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको मैं चलिए वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं जो डेवलप कंट्री है वो तो IFRS यूज़ करती हैं, जो कि एक वाइड अप्रोच पे काम करता है। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि हमें इंडिया के अंदर इंड AS इम्प्लीमेंट क्यों करना पड़ा। तो देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं मोदी जी का भी जो फोकस है या बीजेपी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो यही फोकस है, गो ग्लोबल गो ग्लोबल। जो भी कि आपने बहुत बार सुना होगा मोदी जी को बोलते हुए कि हमें ग्लोबल होना है। तो इंडिया कंपनी भी जो ग्लोबल होना चाहती है, मींस फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, फॉरेन से फंडिंग लेना चाहती है, फॉरेन के अंदर लोन देना चाहती है, फॉरेन में लोन लेना चाहती है। तो जब भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या कोई किसी भी तरीके की बार्गेनिंग करना चाहती है फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, तो हमेशा जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनको अपने जो है फाइनेंशियल जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं। बट जो इंडियन कंपनीज़ के द्वारा जो फाइनेंशियल सबमिट करने पड़ते थे वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होते थे। तो ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे ये क्या करते थे, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस के साथ ही जो है वो बनाए गए थे। आप बोल सकते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ काम करते थे, जो कि कॉस्ट की ही बात करते थे। बट कहीं ना कहीं जो इंडियन फाइनेंशियल्स सबमिट किए जाते थे इंटरनेशनल, जहाँ पर भी कोई डीलिंग करनी होती थी या कोई इन्वेस्टमेंट करना होती थी, तो जो भी उसके यूज़र थे, इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर थे, लेंडर थे, जो कि डील करना चाहते थे इंडियन कंपनीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं जब वो फाइनेंशियल्स को रीड करते थे इंडियन कंपनीज़ के, तो कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती थी। क्योंकि इंडिया के जो फाइनेंशियल्स बने होते थे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने होते थे, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ काम करते थे। तो इसीलिए इसी तरीके की कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इंडिया को ग्लोबली
एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने ये कमी कहीं ना कहीं महसूस की, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ चुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और जो अकाउंटिंग सिस्टम इंडियन कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जा रहा है ताकि उसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए। तो इसी रीज़न की वजह से क्या है, इंड एएस की अप्रोच को जो है वो लाया गया, ताकि जो भी हमारे फाइनेंशियल बनाए गए हमारी इंडियन कंपनीज़ के द्वारा उनको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाए, उनका जो स्कोप है वो ग्लोबली जो है वो बढ़ जाए। तो यही रीज़न था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंडियन एएस हैं उनको जो तैयार किया गया है वो इस अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। उसके अंदर से आईएफआरएस जो है वो करीब करीब 95% जो है कंसेप्ट वो आईएफआरएस से ही उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो बैलेंस शीट बनाई जाएंगी, जो फाइनेंशियल बनाए जाएंगे इंडियन कंपनीज़ के द्वारा, उसके अंदर जो है आईएफआरएस के ही कंसेप्ट होंगे। और जब इस तरीके की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल इंटरनेशनल मार्केट में रखे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इसीलिए हमें जो है इंड एएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, यही एक रीज़न था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर हो जाती है इंड एएस की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आज मैं बात करूँ 2023-24 ये चल रहा है, तो 2023-24 की अगर मैं बात करूँ तो अभी जो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी फर्दर नोटिस जब तक कोई नहीं आएगा, फर्दर अपडेट कोई नहीं आएगा, तो आप मान के चलिए जो भी बैंकिंग कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल्स को तैयार करेंगी, वो इंड एएस अप्लाई नहीं करेंगी। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी का तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अगर कोई भी कंपनी है, मीन्स अदर देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसी, तो एनबीएफसी का मैं आपको आगे बताऊंगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस का मैंने बता दिया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनीज की जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी के अलावा है। तो उसके केस में देखिए क्या होगा। तो अभी तो आपके लिए देखिए दोस्तों 2015 की बात करना बेकार होगा, 2016 की बात करना भी बेकार होगा, 2017 की बात भी करना बेकार होगा। हम जानेंगे कि 2023 में किन किन कंपनीज के ऊपर जो है इंड एएस एप्लीकेबल होगा। बट ये चार्ट जो मैंने तैयार की है आपको सिंपली क्या है, मैंने आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए ही जो है ये चार्ट तैयार किया है। तो देखिए जो बिगिनिंग की गई थी इसकी इंड एएस को एप्लीकेबल करने की, वो 1 अप्रैल 2015 से की गई थी। आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 15-16 एक पहला फाइनेंशियल ईयर था, जहां गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दे दिया था कि अगर आप चाहें तो वॉलंटरी बेसिस पर, अगर कोई भी आप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो आप वॉलंटरी बेसिस पे अगर आप चाहें तो आप इंड एएस को जो है वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं था। बट क्या हुआ, 1 अप्रैल 2015 के बाद, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 15-16 के बाद, फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के अंदर फेज़ 1 के अंदर कंपल्सरी कर दिया गया कुछ कंपनी को, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या फिर वो अनलिस्टेड कंपनी हो। अगर ऐसी कंपनी जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, तो उन कंपनीज़ को फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपनी जो फाइनेंशियल है वो इंड एएस के अकॉर्डिंग बनाएं। अब ये जो नेटवर्थ देखी जाएगी दोस्तों, ये जो नेटवर्थ है आपकी प्रीवियस ईयर में देखी जाएगी। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो नेटवर्थ देखी जाएगी ये 500 करोड़ की, ये 15-16 में नेटवर्थ देखी जाएगी। अगर आपकी नेटवर्थ, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी थे या फिर अनलिस्टेड कंपनी थे और 15-16 फाइनेंशियल ईयर में आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या से ज़्यादा थी, तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से ही आपको इंड एएस कंपल्सरी हो जाते थे मेंटेन करने। अब क्या हुआ, फेज़ 2 में उन्होंने ये जो नेटवर्थ है इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी और कुछ और भी इन्होंने एडिशन कर दिया। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के लिए इन्होंने क्या किया, मीन्स 1 अप्रैल 2017 की बात हो रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2017 से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जो भी लिस्टेड कंपनी होंगी उनके लिए तो मस्ट हो जाएगा कि वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से जो भी अपने फाइनेंशियल बनाए वो इंड एएस के अकॉर्डिंग ही बनाए। तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई भी टर्नओवर की लिमिट इन्होंने नहीं, कोई भी नेटवर्थ की लिमिट इन्होंने नहीं रखी, सिर्फ उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से ही अपने फाइनेंशियल जो है वो इंड एएस के अकॉर्डिंग ही बना रही होगी। बट अनलिस्टेड कंपनीज जो होंगी, अनलिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया था नेटवर्थ का वो उन्होंने 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ कर दिया। तो कहने का मतलब ये है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी ऐसी है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ मीन्स 250 करोड़ या इससे ज़्यादा होगी, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से ही अपनी फाइनेंशियल को इंड एएस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अब ये जो नेटवर्थ है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर 2016-17 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो नेटवर्थ देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी आपको, सॉरी 1 अप्रैल 2017-18 है, तो ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो है वो
17-18 हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपको नेटवर्थ देखनी पड़ेगी वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में देखनी पड़ेगी। अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कोई कंपनी ऐसी है अनलिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 250 करोड़ है, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 17-18 से ही अपने फाइनेंशियल्स जो है इंड एस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। तो ये तो बात हुई किस किस को जो है मेंटेन करने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल इंड एस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर बताऊँगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको बता दी हैं, तो आप बोल सकते हैं क्रक्स क्या है इसका। तो क्रक्स इसका यही है, अगर मैं क्रक्स की बात करूं, आज हम 2023 में खड़े हैं, तो 2023 के हिसाब से अगर मैं क्रक्स बताऊं, अगर आपकी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर आप प्रोसेस में हैं लिस्टेड होने के, मींस आप अभी लिस्टेड नहीं हुए हैं बट आपका प्रोसेस चल रहा है लिस्टेड होने का, तो आपको दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फाइनेंशियल हैं वो इंड एएस के अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी हैं, तो अनलिस्टेड कंपनी अगर आप हैं और आपकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ या फिर 250 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से ही आपको फाइनेंशियल इंड एएस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी नेटवर्थ जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 250 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 250 करोड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो आपको नेटवर्थ देखनी है वो प्रीवियस ईयर की देखनी है। तो अगर हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है तो आप नेटवर्थ 250 करोड़ देखेंगे, वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर अगर 22-23 में आपकी 250 करोड़ की नेटवर्थ थी और आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में फिर आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर इंड एएस एप्लीकेबल करने पड़ेंगे अपने फाइनेंशियल्स को बनाने के लिए। वहीं देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, एन एंटिटी कवर्ड अंडर इंड एएस मीन्स आपकी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या फिर ऊपर अनलिस्टेड कंपनी थी, दोनों ही तरीके की कंपनी अगर फाइनेंशियल अपने बना रही हैं इंड एएस के अकॉर्डिंग, तो उस केस में उसकी जो भी पेरेंट कंपनी होगी, सब्सिडरी होगी, जॉइंट वेंचर्स होगा या फिर एसोसिएट्स होगा, तो वो भी अपने जो फाइनेंशियल प्रिपेयर करेंगे वो इंड एएस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, पेरेंट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है और एसोसिएट है, उसके ऊपर जो है ये नेटवर्थ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है, मीन्स उसकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से कम भी है, तब भी उसको इंड एएस के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है पेरेंट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट का। बट हाँ, अगर सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है तो उसको हम बोल देते हैं फेलो सब्सिडरी। तो अगर इस तरीके की कोई सब्सिडरी है, उसका एक एक्सेप्शन है, उसको फाइनेंशियल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंड एएस के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। बट दोस्तों इनडायरेक्ट वे में अगर मैं बताऊं तो उस फेलो सब्सिडरी को भी इंड एएस के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे, उसको वॉलंटरी ही इंड एएस अपने ऊपर एप्लीकेबल करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी सब्सिडरी होती है उसको अपने फाइनेंशियल देने होते हैं इंड एएस के अकॉर्डिंग, जो भी फेलो सब्सिडरी होती है तो उसको अपनी सब्सिडरी को देने होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं घूम फिर के वो जो फेलो सब्सिडरी है उसके ऊपर भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने की वजह से जो है इंड एएस एप्लीकेबल हो जाता है। तो उस केस में फिर उसको वॉलंटरी ही जो है इंड एएस एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी कंपनी अगर उसकी नेटवर्थ की लिमिट जो है एग्जॉस्ट नहीं करती है, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, तो वो कंपनी उस केस में भी वॉलंटरी अपने ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल कर सकती है। वॉलंटरी एप्लीकेबल करने में कोई भी मनाही नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपकी बैंकिंग कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है, उसको इंड एएस अभी एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अभी इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। फॉरेन कंपनी के ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल होगा नहीं। अगर इंड एएस आपके ऊपर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो वो हमेशा ही एप्लीकेबल होता रहेगा। मीन्स अगर आपकी जो नेटवर्थ है किसी ईयर में 250 करोड़ क्रॉस कर जाती है तो आप उस फाइनेंशियल ईयर से जो है इंड एएस एप्लीकेबल कर लेंगे। तो उस केस में अगले सालों में जाकर आपकी नेटवर्थ कम भी हो जाती है 250 करोड़ से, तो उस केस में भी आपको इंड एएस के साथ ही अपने फाइनेंशियल्स को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कंपैरेटिव शैल आल्सो भी प्रेजेंटेड एज पर इंडियन एएस। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी फाइनेंशियल बनते हैं, अगर सपोज करो मेरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बनेंगे तो मुझे उसमें एक साथ में 2022 और 2023 के फाइनेंशियल भी एक कंपैरेटिव देने पड़ेंगे। तो यहाँ कंपैरेटिव के लिए भी दोस्तों आपको जो कंपैरेटिव देने पड़ेंगे वो आपको इंड एएस के अकॉर्डिंग ही कंपैरेटिव प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंड एएस फॉर बोथ स्टैंड लोन एंड एज वेल एज सीएफएस। सीएफएस का मतलब है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप स्टैंड लोन बैलेंस शीट बनाएं या स्टैंड लोन फाइनेंशियल्स बनाएं या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, दोनों के लिए ही इंड एएस जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं।
अब मैंने आपको एनबीएफसी के बारे में नहीं बताया था, बैंकिंग के बारे में मैंने बता दिया, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में मैंने बता दिया, बट जो एनबीएफसीज होते हैं उनके लिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो एनबीएफसीज के लिए जो क्राइटेरिया है इंड एस को एप्लीकेबल करने का दोस्तों, वो सेम है जो कि हमने पीछे पढ़ा है। अगर आपका जो एनबीएफसी है अगर वो लिस्टेड है तो उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, उसके लिए कोई नेटवर्थ की लिमिट नहीं देखनी है। अगर आपका एनबीएफसी अनलिस्टेड है तो उसके लिए जो नेटवर्थ है वही सेम लिमिट है। अगर 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ है तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा कि वो इंड एस के अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल बनाए। बट यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो डिफरेंट है। वहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था, जो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर था कंपनीज़ के लिए, वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और 2017-18 था। बट यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2017-18 और 2018-19 है। बस यही फ़र्क है। बाकी एनबीएफसी को भी जो है फाइनेंशियल बनाने पड़ेंगे अगर वो लिस्टेड है। अगर उस अनलिस्टेड है तो 250 करोड़ से ज़्यादा की उसकी नेटवर्थ है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर कोई पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, मींस अगर कोई बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, अगर वो किसी कंपनी की पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है या फिर जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में इंड एस टू सच कंपनीज इज एप्लीकेबल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट्स। तो कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर कोई पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है तो उसके लिए भी इंड एस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर ये पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर कोई बैंक है, एनबीएफसी है और इंश्योरेंस है, तो उस केस में जो डेट इनके ऊपर एप्लीकेबल होती है उसी डेट से जो है इंड एस एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनके केस में एनबीएफसी के केस में जो डेट एप्लीकेबल होती है वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 एप्लीकेबल होता है। जबकि कंपनीज के केस में ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2016-17 और 17-18 है। तो एक साल का फ़र्क है। तो इसलिए जब एनबीएफसी जो है बैंक या इंश्योरेंस जो है वो सब्सिडरी या एसोसिएट होंगे तो उस केस में उनकी डेट जो है वो मानी जाएगी इंड एस को एप्लीकेबल करने के लिए। वहीं बैंकिंग, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनी आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट इंड एस वॉलंटरी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी तो क्या है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या फिर आपकी अनलिस्टेड कंपनी हो, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तो इंड एस एप्लीकेबल होना ही होना है। बट अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो अगर वो वॉलंटरी अगर चाहती है तो वॉलंटरी भी वो इंड एस एप्लीकेबल कर सकती है। बट बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी, इनको वॉलंटरी भी अलाउड नहीं है कि वो वॉलंटरी भी इंड एस को अपने ऊपर फॉलो करें या अपने फाइनेंशियल को इंड एस के अकॉर्डिंग बनाएं। अब देखिए, अगर आप लिस्टेड हैं स्मॉल एसएमई एक्सचेंज के ऊपर, मीन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अगर आप, और आप एसएमई एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, तो फिर आपको इंड एस एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी एक्सचेंज के ऊपर, मीन्स बड़ी एक्सचेंज के ऊपर, बीएससी या एनएससी के ऊपर लिस्टेड होती हैं। बट इसके अलावा क्या होती है, एसएमई एक्सचेंज भी होती है जिसके ऊपर छोटी छोटी कंपनियां लिस्टेड होती हैं जिनका नेटवर्थ 10 या 20 करोड़ का होता है। तो इस तरीके की कंपनी है जो कि एसएमई एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो उनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं म्यूचुअल फंड की, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, वो जो अपनी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल्स बनाते हैं, तो उनको भी क्या है, स्पेसिफिक फॉर्मेट उनके लिए बताए गए हैं। उनके जो फॉर्मेट हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, उनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट डिज़ाइन किए गए हैं। उनको भी 1 अप्रैल 2023 से ये मस्ट हो जाएगा कि वो अपने जो भी फाइनेंशियल्स बनाएंगे वो इंड एस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट थे। अब फाइनली मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्थ। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार यूज़ किया वर्ड कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और उसकी अगर नेटवर्थ जो है 250 करोड़ या फिर 250 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए इंड एस एप्लीकेबल करना मस्ट हो जाएगा। तो ये नेटवर्थ का मतलब क्या है, तो देखिए दोस्तों, नेटवर्थ का जो मतलब है, आप पेड अप शेयर कैपिटल ले लेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट है उससे जो आप रिजर्व बनाते हैं वो ले लेंगे, प्लस कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वो ले लेंगे, उसमें से जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो लेस कर देंगे, डेफर्ड जो एक्सपेंसेस हैं वो लेस कर देंगे, और जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ नहीं किए हैं वो आप लेस कर देंगे। पर ध्यान रखना है, जब हम रिजर्व की बात करते हैं, ये जो रिजर्व है इट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आपने अपनी एसेट को रिवैल्यू किया है तो उसके लिए कोई अगर रिजर्व क्रिएट किया है तो यहाँ पर वो रिजर्व ऐड नहीं होगा। राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने डेप्रिसिएशन को राइट बैक कर दिया है, उसके लिए कोई रिजर्व क्रिएट किया था वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। इसी तरीके से अमलगमेशन रिजर्व, अमलगमेशन के लिए आप कोई रिजर्व बना के रखते हैं तो इस तरीके के रिजर्व जो है ये इस रिजर्व में ऐड नहीं होंगे और वो आपकी नेटवर्थ का पार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था इंट्रोडक्शन टू इंड एस को लेकर। तो इसके बाद अब मैं क्या है, इंड एस, जो भी इंड एस होंगे, इंड एस 1, 2, 3, 4 या इंड एस 101 से लेके 116 तक, तो जो भी इंड एस होंगे टाइम टू टाइम उनके ऊपर मैं वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। और उसको सेपरेटली जो मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट
बनाई है उसके अंदर ये सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।